Bismillahirrahmanirrahim. Dear second year students, today we are going to discuss some confusing concepts from the chapter number 15, that is the homeostasis. अजीज तलबा, आज हम बात करते हैं चैप्टर 15 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या इसमें जो कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो वर्ड होम्योस्टेसिस है ये किन दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक हम कहते हैं होमियो, जिसका मतलब होता है सेम, और दूसरा है स्टेसिस। स्टेसिस से मुराद होता है स्टेट्स या कंडीशंस। अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बुनियादी तौर पर दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं सेल या बॉडी के बाहर एक्सटर्नल, और दूसरी इंटरनल कंडीशंस। तो कोई भी टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर में आएगी उसको हमने ये देखना है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है और इंटरनल एनवायरनमेंट में कंडीशंस क्या हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें थर्मोरेगुलेशन में, तो हम ये देखते हैं बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है और बॉडी या सेल जिस इन्वायरमेंट में है, जिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद है, वहां का एक्सटर्नल टेम्परेचर की वेरिएशन क्या है। तो बॉडी अपने आप को उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एतबार से एडजस्ट करती है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन की, कि ओस्मो रेगुलेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म या बॉडी ने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन किया हुआ है और वो खुद किस टाइप के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। आया कि जिस इन्वायरमेंट में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है उसमें वाटर एंड साल्ट्स कंसंट्रेशन जो बॉडी की इंटरनल नॉर्मल सिचुएशंस है उससे कितनी ज्यादा है या कम है या इक्वल है। तो ये तीन कंडीशंस आती हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेशन में। ओस्मो रेगुलेशन की, ओस्मो रेगुलेशन को हम डिफाइन करते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल साल्ट्स एंड वाटर लेवल। देखिए तारीफ में हमने इंटरनल को मेंशन किया क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है, बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट की निस्बत से ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। इसी एतबार से हमने इससे पहले डिफाइन किया था कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसकी तीन वेरिएशंस हैं ओस्मो रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जिसको हमने कहा था कि बॉडी की इंटरनल सिचुएशन से मोर कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट, इसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं, और इसी तरह से डाइल्यूट इन्वायरमेंट को हाइपोटोनिक कह देते हैं, और जिसमें सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन इक्वल हो तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इस तरह से ये तीन बेसिक इन्वायरमेंट जो है वो बन जाते हैं। तो इस तरह से हम ओस्मो रेगुलेशन की तारीफ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एतबार से करते हैं। तो एनिमल्स में अगर हम ओस्मो रेगुलेशन की बात करें तो एनिमल्स में सिर्फ दो ही कैटेगरीज या दो ही ग्रुप्स हैं। एक जिसको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड ओस्मो कन्फर्मर्स, और सेकंड वन इज द ओस्मो रेगुलेटर्स। तो अब देखें ओस्मो कन्फर्मर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करें तो वो अपनी इंटरनल साल्ट एंड वाटर लेवल को आइसोटोनिक कर लेते हैं। आइसोटोनिक से मुराद ये हुआ कि जिस इन्वायरमेंट में वो रहेंगे वैसा ही अपनी बॉडी का इंटरनल फ्लूइड में वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन को बहाल कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ओस्मो कन्फर्मर सॉल्टी वाटर में रहते हैं तो ऐसी सूरत में उनकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में इसी साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और अगर वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में फ्रेश वाटर में रहते हैं तो तब भी उनकी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रेश वाटर के अंदर जितने साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन है उतनी हो जाती है। लिहाजा हम कहते हैं ओस्मो कन्फर्मर आर द ऑर्गेनिजम्स
that change their internal water and salt level according to the external environment। जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा वैसा ही अपनी बॉडी के इंटरनल फ्लूइड को कर लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि हम कहते हैं ओस्मो कन्फर्मर आर द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेस एडवांस मैकेनिज्म है इनके पास, तो लिहाजा अपनी बॉडी को जिस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं उसमें सरवाइव करते रहने के लिए इनको आइसोटोनिक करना पड़ता है अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। इसीलिए कि इनमें हम देखते हैं नेचर में अल्लाह ताला ने कोई एक्टिव मैकेनिज्म्स नहीं पैदा किए, यानी कि इनमें एडवांस टाइप के एक्सक्रीटरी या ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स किडनीज की फॉर्म में, नेफ्रॉन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। लोअर लेवल पर तो एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को आइसोटोनिक कर लेते हैं। और इसी तरह से दूसरी तरफ तारीफ है ओस्मो रेगुलेटर। ओस्मो रेगुलेट से जैसे कि जाहिर होता है कि ये मेंटेन करते हैं, मेंटेन internal salt and water, internal salt and water according to their homeostatic condition। हर जिंदा जानदार जो कि ओस्मो रेगुलेटर में आएगा वो अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस के एतबार से, चाहे वो एक्सट्रीम सॉल्टी वाटर वाले एनवायरनमेंट में रहता हो चाहे वो फ्रेश वाटर वाले एनवायरनमेंट में रहता हो, तो इस ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, जो उसकी नॉर्मल अपनी खास स्पीशीज के एतबार से होम्योस्टेटिक लिमिट जो है वो बनती है। इसके अंदर तमाम के तमाम हम देखते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स इसमें आ जाते हैं, इसमें इंसान भी इसी में शामिल है। और इसी तरह से अगर ओस्मो कन्फर्मर की बात की जाए तो इसमें पहला वर्टेब्रेट जो सॉल्टी वाटर के अंदर पैदा हुए ये हैगफिश इसकी एग्जांपल है। इसी तरह से मैरीन के अंदर पाए जाने वाले समुद्र में इनवर्टेब्रेट्स जैसे कि हम कहते हैं क्रैब्स हैं, और इसी तरह से झिंगर मछली वगैरह या स्नेल्स या मसल्स जो कि समुद्र के नमकीन पानियों में रहते हैं, और जो फ्रेश वाटर में रहने वाले होंगे वो अपने आप को फ्रेश वाटर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एतबार से आइसोटोनिक कर लेते हैं, जबकि ओस्मो रेगुलेटर अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें रोजों की हालत में हमें कम पानी दस्तयाब होता है तो ऐसी सूरत में कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करके बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन किया जाता है, और जब बॉडी में अजाफी वाटर मौजूद हो तो डाइल्यूट यूरिन करके बॉडी अपने इंटरनल वाटर लेवल को मेंटेन करके रखती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये ओस्मो कन्फर्मर और ओस्मो रेगुलेटर में बुनियादी डिफरेंस हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो एक्सक्रीशन के एतबार से बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल। साइकिल से मुराद ये है कि ये एक ऐसा पाथवे है, ऐसा फ्लो है कि जिसमें कुछ मॉलिक्यूल इनपुट होते रहते हैं और इसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलते रहते हैं, तो ये एक साइक्लिकल पाथवे है। अब देखें तो हम कहते हैं जिस फर्स्ट मॉलिक्यूल से रिएक्शन स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं इट इज द ऑर्निथीन। ऑर्निथीन के बाद आगे हम देखते हैं सिट्रोलीन पैदा होता है, लेकिन इस सिट्रोलीन को पैदा करने के लिए इस पूरे साइक्लिकल पाथवे में देखें इनपुट होती है दो चीजें, एक जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल। जब इस ऑर्निथीन से रिएक्ट करता है इस साइक्लिकल पाथवे में तो वो सिट्रोलीन में बदल जाता है, और इसी तरह से इस सिट्रोलीन के साथ अब देखें नेक्स्ट जो है वो हम एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है और इस सिट्रोलीन को चेंज कर देता है, बदल देता है आर्जिनिनो सक्सिनेट में। यानी कि ये साइक्लिकल पाथवे है जिसमें जो बेसिक
मेटाबोलाइट्स यानी बेसिक ये 4 कंपाउंड्स तो अपनी जगह पर ही मौजूद रहते हैं, लेकिन इस साइकिल में एंटर होने वाले मॉलिक्यूल्स को एक खास प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि यूरिया होता है, इसीलिए हम इसको यूरिया साइकिल कहते हैं। अब देखिए इस आर्जिनिनोसक्सिनेट को एक एंजाइम आर्जिनेज है, ये आर्जिनेज एंजाइम ब्रेक करता है और यहां से इस आर्जिनिनोसक्सिनेट में से यूरिया को रिलीज कर देता है और बकिया जो कंपाउंड आर्जिनिनोसक्सिनेट में से बचता है ये हम कहते हैं आर्जिनिन है। तो अब इस तरह से देखें आप, ये 4 बेसिक मेटाबोलाइट्स इनपुट करते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल को, और इन दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में। और अगर यूरिया का फॉर्मूला देखा जाए C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बन है और ऑक्सीजन है, और इसी तरह से जो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल इसमें दाखिल हुए थे ये 2 अमाइनो ग्रुप बन जाते हैं। तो अब देखिए जरा इस साइक्लिकल पाथवे में ये 4 कंपाउंड तो अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे लीवर के अंदर डीएमिनेशन के प्रोसेस से अमोनिया पैदा होता रहता है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता रहता है खून में, जैसे वो खून लीवर में से गुजरता है वहां पर चलने वाला यूरिया साइकिल उस अजाफी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इस साइकिल में इनपुट करता है। देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल इनपुट हुए और रिलीज भी यही हो रहे हैं, लेकिन इनके रिलीज होने की फॉर्म बदल चुकी है जो कि यूरिया की सूरत में है। तो इस तरह से हम इस साइक्लिकल पाथवे को नाम दे देते हैं यूरिया साइकिल का। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है अगर हम बात करते हैं वो है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। अब देखिए टेम्परेचर ये क्लासिफिकेशन में जो 5 बेसिक डेफिनेशंस हैं इस पर बात करते हैं। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन की जो ओल्ड स्कीम है जिसमें हम 2 तरह के ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, एक जिसे हम कहते हैं पोकिलोथर्म्स और दूसरी कंडीशन है होमियोथर्म्स। जैसे अभी हमने बात की है कि किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में आपस में कैसे एडेप्टेशन पैदा होती है। तो हम बात करते हैं पोकिलोथर्म्स की, इनको हम आम लैंग्वेज में कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं, यानी ठंडे खून वाले एनिमल्स इनको कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ चेंज कर लेते हैं, इनको हम कहते हैं चेंज इंटरनल टेम्परेचर विद चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस के साथ साथ अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी चेंज करते रहते हैं, उसी ही इन्वायरमेंट जैसा करते रहते हैं। जैसे हमने ऑस्मो कन्फर्मर में कहा था कि आइसोटोनिक है, अपनी बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जैसा कर लेते हैं क्योंकि एक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। इसी तरह से थर्मो रेगुलेशन के लिए इन ऑर्गेनिजम्स में एडवांस लेवल के एक्टिव मैकेनिज्म ना होने की वजह से हम कहते हैं ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर जैसा करते रहते हैं। तो इस ग्रुप को हम नाम देते हैं इट इज द पोकिलोथर्म्स। अब देखिए इसके अंदर जो शामिल किए गए थे ऑर्गेनिज्म, फिशेस है, एम्फीबियंस हैं और इसी तरह से रेप्टाइल्स हैं, जबकि वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जिनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है इनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स का नाम दे देते हैं। और हम देखते ये हैं कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर
एज कंपेयर टू द वेरिएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो इनकी नॉर्मल कंडीशन है उसी ही में मेंटेन करके रखते हैं। जैसे इसमें हमारी एग्जांपल है बर्ड्स और मैमल्स की, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्मी हो सर्दी हो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर है, जबकि कोल्ड ब्लडेड ऐसा नहीं करते। सर्दियों में इनकी बॉडी जो है वो रिलेटिवली कोल्ड होती है और गर्मियों में जो है वो बॉडी रिलेटिवली जो है वो अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेती है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर द पोकिलोथर्म। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, क्यों कि हम देखते हैं बहुत सी फिशेस ऐसी हैं जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। समुद्र के अंदर नीचे के जो एनवायरनमेंट में समुद्र की बॉटम में रहने वाले जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वहां पे ये फिशेस अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं। लिहाजा अब ये पोकिलोथर्म की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतर रहे। और इस तरह से बहुत से लिजर्ड्स हैं रेप्टाइल्स में जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, तो ये भी इस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते हैं। और ऐसे ही हम देखते हैं कुछ मैमल्स मौजूद हैं या बर्ड्स, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करके रखते। तो इसलिए हम कहते हैं होमियो और पोकिलोथर्म्स की जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए नई क्लासिफिकेशन की एक स्कीम डेवलप की गई, वो इस बेस पर, इस बुनियाद पर कि ये नोट किया जाए, ये देखा जाए बॉडी में इंटरनल हीट कितनी प्रोड्यूस होती है और बॉडी का रेट ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस कैसा है। इस एतबार से देखा जाए तो हम डिफाइन करते हैं एक्टोथर्म्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, इसी तरह से एंडोथर्म्स के अंदर, और फिर एक तीसरा ग्रुप बनाया गया हेटेरोथर्म्स का। तो अब जरा देखें एक्टोथर्म्स से मुराद ये है कि ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी को हीट गेन करेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब इसमें आते हैं। और हीट एब्जॉर्ब कैसे होती है, हीट रेडिएशंस जिसको थर्मल रेडिएशन कहते हैं, या सनलाइट से जो डायरेक्ट हो या रिफ्लेक्टेड हो। जैसे धूप गिरती है तो बॉडी में हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, और इसी तरह से जैसे हम आग के पास बैठते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो वो कहता है कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में हीट की प्रोडक्शन का लेवल हाई नहीं है। इंटरनल एनवायरनमेंट में हीट इस कदर प्रोड्यूस नहीं होती कि बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करे, इसलिए हम इसको कहते हैं दीज आर द एक्टोथर्म्स। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो ग्रुप एंडोथर्म्स का है। हम देखते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिक हीट, यानी इनकी बॉडी के अंदर इतने रिएक्शंस होते हैं कि अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए काफी होती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट गेन भी कर सकते हैं, लॉस भी होती है, जैसे कि एवेपोरेशन के जरिए से, स्वेटिंग के जरिए से, रेडिएशन के जरिए से हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है। लेकिन ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी की हीट को अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए से पैदा कर लेते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। और हेटेरोथर्म्स जो है हम कहते हैं ये वेरिएबल लेवल की हीट प्रोड्यूस करते हैं, वेरिएबल डिग्री ऑफ इंटरनल हीट प्रोडक्शन, यानी ये मुख्तलिफ दर्जे पे अपनी बॉडी के लेवल में हीट प्रोड्यूस करते हैं और आमतौर पर डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी नहीं करते हैं। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है बैट और हमिंग बर्ड की है, इसी तरह से एंडोथर्म के अंदर जो एग्जाम्पल है सम फ्लाइंग इंसेक्ट्स की है, कुछ फिशेस भी इसमें शामिल है। और इसी तरह से एक्टोथर्म के अंदर जो एग्जाम्पल है इसमें
फिश है और एम्फिबियंस है और रेप्टाइल्स इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हुई थर्मो रेगुलेशन के एतबार से। एक्टोथर्म, एंडोथर्म और हेट्रोथर्म, इनकी डेफिनेशन इस बेस पर है कि ये अपनी बॉडी के इंटरनल हीट प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, या किस लेवल की पैदा करते हैं। जबकि पोकिलोथर्म और होम्योथर्म इस एतबार से डेफिनेशन थी, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन थी टेम्परेचर की एनिमल्स में, कि एनिमल्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एतबार से कैसे मेंटेन करते हैं। जो चेंज करते रहे वो पोकिलोथर्म्स कहलाते हैं, और जो चेंज ना करे इनको हम होम्योथर्म्स कहते हैं। अगर होम्योथर्म्स को देखा जाए तो इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एंडोथर्म्स के ग्रुप के सब मेंबर्स हैं, और इसी तरह से पोकिलोथर्म्स को देखा जाए तो इसके जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो एक्टोथर्म में शामिल हुए, लेकिन इनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनको हमने हेट्रोथर्म की कैटेगरी के अंदर शामिल किया है। तो इस तरह से ये थर्मो रेगुलेशन के एतबार से एनिमल्स की क्लासिफिकेशन बनती है। तो ये तो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन हुई। अब इसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर क्लासिफिकेशन को ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में मेंटेन करने के लिए, यानी इंटरनल हीट जो मेटाबॉलिक हीट है, इसके अलावा कुछ 3 एडॉप्टेशंस इन एनिमल्स ने हासिल की थी। एक जिसको हम स्ट्रक्चरल कहते हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक बिहेवियरल एडॉप्टेशन। यानी इन 3 मैकेनिज्म्स के जरिए से एनिमल अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बात करें अगर हम शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग की, तो इसका शुमार फिजियोलॉजिकल में होता है। फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन ऐसी हैं जो बॉडी के इंटरनल होने वाली चेंजेस हैं, जैसे मसल्स की एक्टिविटी है। शिवरिंग से एक्चुअल में मुराद जो है कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के, मसल्स की इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है। अब हम देखते हैं कि इसमें एटीपी कंज्यूम होते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, और इसके जरिए से भी हम कहते हैं हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी सूरत में बॉडी अगर कोल्ड स्ट्रेस का शिकार हो, मेटाबॉलिक लेवल की हीट से बॉडी की कोल्ड स्ट्रेस पूरी ना होती हो, तो स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन और बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन मदद करती हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। किसी भी खास तरह की स्ट्रेस सिचुएशन से, कोल्ड की हो या इसी तरह से हम कहते हैं हीट स्ट्रेस की हो। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का मैकेनिज्म कोल्ड स्ट्रेस से बचने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट करते हैं, यानी सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए बॉडी में इंटरनल लेवल से हीट पैदा करना। तो उसमें हम कहते हैं शिवरिंग बाय द इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स हीट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज कॉल्ड शिवरिंग। जबकि नॉन शिवरिंग में हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन पैदा करता है जो कि थायरॉक्सिन है। हमने इसके फंक्शंस के बारे में चैप्टर नंबर 17 में बात की थी कि थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन थायरॉक्सिन पैदा करता है। थायरॉक्सिन हमारा बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी हमारी बॉडी में होने वाले जो बुनियादी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनकी रफ्तार बढ़ा देता है। तो ऐसी सूरत में भी हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो इस तरह से भी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई। तो क्योंकि इसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हुई, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके हीट प्रोड्यूस की गई, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये नॉन शिवरिंग है। और जिसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हीट प्रोड्यूस की जाए स्ट्रेस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, तो हम इसको नाम देते हैं इट इज द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है
पाइरेक्सिया का। पाइरेक्सिया एक्चुअल में हम कहते हैं इट इज द अलार्म फॉर द होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। यह हमारी बॉडी के होम्योस्टैटिक फंक्शंस के लिए एक अलार्म है। इसको हम डिफाइन करते हैं हाई टेम्परेचर इन फीवर, कि फीवर में टेम्परेचर का हाई हो जाना बॉडी के अदर होम्योस्टैटिक मेटाबॉलिक सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम या डिफेंसिव सिस्टम हाई टेम्परेचर की वजह से एक्टिवेट हो जाता है। और हम देखते हैं कि WBCs और इसी ही तरह से जो पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी में जिन्होंने इन्फेक्शन पैदा किया, कि ये टॉक्सिक केमिकल्स पैदा करते हैं। इन टॉक्सिक केमिकल्स को हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड पायरोजेंस। जैसे ही पायरोजेंस का लेवल इंक्रीज होता है ब्लड में, ये पायरोजेंस पहुंचते हैं हाइपोथैलेमस तक, और हाइपोथैलेमस में जो हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिक सेट पॉइंट है इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। डिस्प्लेस होम्योस्टैटिक सेट पॉइंट फ्रॉम 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी पता चल जाए कि बॉडी के अंदर पैथोजेंस मौजूद हैं और उनसे पैदा होने वाले पायरोजेंस ने बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म या नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब किया, ताकि बॉडी अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर ले। तो इस तरह से हम कहते हैं पाइरेक्सिया ये हमारी बॉडी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ताकि अदर होम्योस्टैटिक फंक्शंस को एक्टिवेट कर दिया जाए। और इसकी जो बेसिक काज है इट इज द टॉक्सिन और द टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द WBCs एंड द पैथोजन, एंड these टॉक्सिक केमिकल्स आर कॉल्ड पायरोजेंस। ये पायरोजेंस ही ब्लड के जरिए से ब्रेन में पहुंचते हैं और ब्रेन में हाइपोथैलेमस में बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर का सेट पॉइंट 37 है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, ताकि बॉडी जो है वो अपने दूसरे डिफेंसिव मैकेनिज्म के जरिए से पैथोजेंस के इफेक्ट को, असरात को कम कर सके। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो चैप्टर नंबर 15 में थे। इनको अच्छी तरह से नोट करें और इनको बार बार रिपीट करें, ताकि जो है इनको हम अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू।